अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ZM व्लॉग्स। तो गाइस, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कावासाकी ZX-10R जो है ये बड़ी स्पेशल बाइक रही है कावासाकी के लिए 2015 से 20 तक, क्योंकि इसने कंटिन्यूस 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी कावासाकी के लिए। तो जो ख़ासकर ये बाइक जो 5th जनरेशन है, जो 2016 में कावासाकी ने निकाल दी थी, 15 में जो है वो 4th जनरेशन ने जीती थी पहली दफ़ा। उसके बाद 16 से लेके 20 तक 5 साल लगातार ये 5th जन जो है विन करती आ रही है। तो आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है इस 5th जन में, चलाएं आज के व्लॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कावासाकी ने जो 5th जनरेशन है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक वेरिएंट से ही टाइटेनियम हेडर्स देना शुरू कर दिए थे। टाइटेनियम हेडर्स मीन जो इंजन से एग्जॉस्ट के पाइप शुरू होते हैं और मिडल तक आते हैं, कैट से पहले तक, इनको हेडर्स बोलते हैं, एग्जॉस्ट हेडर्स। तो ये कावासाकी ने जो है वो टाइटेनियम मेटल के देना शुरू कर दिए थे बेसिक वेरिएंट में भी अपने ZX-10R के अंदर। एक तो ये बहुत ही खूबसूरत, गर्म होने के बाद बहुत ही खूबसूरत कलर्स इसके अंदर आते हैं। दूसरा ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। अगर यही एग्जॉस्ट हेडर्स नॉर्मल मटेरियल के होते, दूसरे जो आम एग्जॉस्ट हेडर जिस तरह बाइक में आते हैं, तो कम से कम 6 से 8 किलोग्राम्स के होते। लेकिन टाइटेनियम हेडर्स जो हैं ये 1.5 से 2 या मैक्सिमम 2.5 किलो के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो आपको ओवरऑल 5 से 6 केजी का वेट जो है वो रिडक्शन मिल जाता है टाइटेनियम हेडर्स की वजह से। और इनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 लाख है खाली हेडर्स की। अगर आप खाली हेडर्स जो है वो लेते हैं तो 1.5 लाख रुपया जो है इनकी खाली कॉस्ट आती है आपको। तो ये एक मेन चेंज थी कावासाकी की तरफ से, जो कि एक कॉस्टली चेंज भी थी, क्योंकि खाली हेडर्स एक 1.5 लाख के देना आम बात नहीं है। नॉर्मली दूसरी बाइक्स जो है वो अपने प्रीमियम जो मॉडल्स होते हैं, जिनको कुछ कंपनी M पैकेज बोलती हैं, उनके अंदर आते हैं। और कावासाकी का जो H2R है उसके अंदर भी टाइटेनियम के हेडर्स आते हैं। तो इस बाइक के अंदर देना और एक मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कस्टमर्स के लिए, जो ZX-10R के कस्टमर्स हैं उनके लिए। बेसिकली कावासाकी का जो ओवरऑल फोकस है इस बाइक को लेकर वो ट्रैक ओरिएंटेड है। वो मतलब उनका जो ओवरऑल फोकस है इस बाइक को लेकर वो ट्रैक रिलेटेड है। वो चाहते हैं कि उन्होंने बेसिकली ये बाइक प्रॉपरली माइंडसेट कर लिया कि ये बस ट्रैक रेडी बाइक उन्होंने एक मॉडल तैयार करना था अपने लिए, जो ट्रैक पे किसी भी बाइक को पास ना लगने दे। तो उसके लिहाज से वो इस बाइक के अंदर जो चेंजेस कर सकते थे उन्होंने 5th जनरेशन में किए हैं। और एक बहुत ही आउट क्लास मशीन बना कर दी थी उन्होंने 2016 में 5th जन जो है ZX-10R। अभी खैर 2021 में इसका नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, जो कि उन्होंने विजुअली काफ़ी चेंजेस की हैं उसके अंदर। और इंजन रिलेटेड मेरा ख्याल है ट्रांसमिशन उसकी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज की है उन्होंने। अच्छा, हेडर्स के साथ कावासाकी ने जो एक और चेंज की थी, इन्होंने पिछली जनरेशन की निस्बत इस जनरेशन का जो इंजन है उसके पिस्टन लाइटर डाले थे, मतलब कि थोड़े से लाइट वेट किए थे। और इसका जो क्रैंक शाफ्ट है, एक होता है कैम रॉड, एक होता है क्रैंक शाफ्ट, जो क्रैंक शाफ्ट है वो भी इन्होंने लाइटर किया था पिछले मॉडल की निस्बत। तो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट लाइट मटेरियल के बनाने से होता ये है कि इंजन के अंदर जो है इंजन को एफर्ट कम करना पड़ता है अपने आप को हॉर्स पावर और ये टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, उसको एफर्ट कम लगता है और मोटर ज़्यादा कम एफर्ट में ज़्यादा स्पिन होती है। तो ओवरऑल एक तरह का आप यूँ समझ लें कि परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, इंजन के पार्ट्स लाइट करते जाएंगे उससे। अच्छा, क्रैंक शाफ्ट के बारे में एक और बात बताऊँ, उन्होंने उसके ऊपर एक स्पेशल किस्म की कोटिंग भी की थी, जो कि इसको हाई टेम्परेचर पे उसको प्रोटेक्ट करती है।
इसके बाद जो कावासाकी ने मेजर चेंज इस बाइक के अंदर की थी वो है इसका कॉर्नरिंग एबीएस। अभी तक हमारे यहाँ पे जो है प्रॉपरली एबीएस भी जो है लोग बाइक नहीं लेते, मतलब वो कुछ लोग इनको फैंसी फीचर्स बोल देते हैं, जबकि ये लाइफ सेविंग फीचर्स हैं। तो अभी तक तो हमारे यहाँ पे प्रॉपरली बाइक जो है वो मेरा ख्याल है 70% जितनी भी हैवी बाइक्स हैं वो नॉन एबीएस ही हैं यहाँ पे, क्योंकि 600 सीसी ज़्यादा बाइक लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में, और तकरीबन 600 सीसी में 2015-16 के बाद एबीएस आना शुरू हुआ था। और हमारे यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 60-70% बाइक्स जो हैं वो 2016 से निचले मॉडल्स की हैं। तो सिंपल एबीएस नहीं है यहाँ पे, और इसके अंदर उन्होंने कॉर्नरिंग एबीएस दिया था। कॉर्नरिंग एबीएस का मतलब है कि अगर आप बाइक मोड़ पे भी ब्रेक अप्लाई करेंगे, मतलब आपकी बाइक लीन एंगल पे है, आप बाइक को मोड़ रहे हैं और मोड़ते हुए आप ब्रेक लगाते हैं, तो वो आपकी बाइक को पता है कि आप इस टाइम मोड़ पे हैं, तो वो कॉर्नर्स पे आपकी ब्रेक जो है वो उसी लिहाज से अप्लाई करती है ताकि आपका जो टायर है डिस्क्लोक ना हो और आप गिर ना जाए। तो सीधे चलते हुए भी एबीएस सेंस कर रहा होता है कि आपकी बाइक इस टाइम सीधी है, कॉर्नरिंग पे भी आपकी बाइक सेंस कर रही होती है कि आप इस टाइम कॉर्नरिंग कर रहे हैं, तो उस लिहाज से जो एबीएस है वो अपने आप को एडजस्ट करता है अपनी स्ट्रेंथ को, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को। लेकिन कावासाकी रिकमेंड करती है कि आप कॉर्नरिंग पे हार्ड ब्रेकिंग मत करें, आप पहले बाइक को थोड़ा सा सीधा करें, उसके बाद आप हार्ड ब्रेकिंग करें। तो मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या इमरजेंसी ब्रेक लगानी है तो वो आप कॉर्नरिंग पे नहीं कर सकते। दो इसके अंदर कॉर्नरिंग एबीएस है, लेकिन आप एहतियाती तौर पर इसको थोड़ा सा सीधा करके फिर हार्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रेकिंग में कॉर्नरिंग एबीएस जो है वो प्रॉपर आपको इसका इफ़ेक्ट आपको फील होता है कि हाँ बाइक जो है वो बहुत स्टेबल है, टायर स्किड नहीं कर रहा, डिस्क लॉक नहीं हो रही। फिर 5th जेन के अंदर जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, पहले वो 3 लेवल का आता था, इससे पहले इसके अंदर उन्होंने 5 लेवल तक कर दिया था। 1 जो है वो मिनिमम होता है और 5 जो है वो अग्रेसिव होता है, मतलब 1 से 5 तक आप जाएंगे तो मिनिमम से अग्रेसिव की तरफ जा रहे होंगे आप। तो ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा सा उन्होंने अपडेट किया था। फिर इसके अंदर उन्होंने लॉन्च कंट्रोल दिया था आपको। लॉन्च कंट्रोल होता है कि अगर आपने ड्रैग रेसेस करनी है, आप इसको फुल मोड पे करके ट्रैक्शन कंट्रोल 1 या ऑफ कर दें और इसका थ्रोटल यानी रेस को वाइड ओपन कर दें, आप पूरा दे दें, तो इसका जो आरपीएम है वो तकरीबन 8-9 पे आकर रुक जाता है। जिस तरह आपका रेव लिमिटर नहीं लगता है एंड वाले आरपीएम से, सेम उसी तरह उसे होता ही है कि जब आप बाइक को फुल वाइड थ्रोटल ओपन रख के एकदम क्लच छोड़ते हैं तो आपका व्हील नहीं उठेगा कभी भी, बाइक जो है वो बहुत स्मूथली आगे जाती है। और जब वो 90 से 95 किलोमीटर्स की स्पीड को क्रॉस करती है तो फिर वो खुद ही डीएक्टिव हो जाता है फीचर, उसके बाद बाइक आपने खुद संभालनी होती है। तो ये लॉन्च कंट्रोल एक अच्छी फीचर है। और इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि एंटी व्हीली जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो अग्रेसिव की हुई है, 3, 4, 5 पे की हुई है, 3 मीडियम है खैर, 4, 5 पे की हुई है, तो आपकी जो एंटी व्हीली है वो भी ट्रैक्शन कंट्रोल ही कंट्रोल करती है। एक तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल ओवरऑल आपकी स्किटिंग जो पिछला टायर स्किट करता है उसको भी कंट्रोल करेगा, प्लस आपकी अगर एज अ एंटी व्हीली भी काम कर रहा होता है। तो ये एक डुअल फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर इस बाइक के लिए। अच्छा गाइज, एक और सबसे मज़े का फीचर जो इसके अंदर मुझे लगता है इस 5th जनरेशन में, वो है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर जो है गाइज वो बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप बाइक को खींच रहे होते हैं थ्रोटल वाइड ओपन करके, तो आपको थ्रोटल छोड़नी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ गियर अब शिफ्ट करना होता है और बाइक जो है वो बहुत ही फास्ट जो है वो निकलता है। और क्लचलेस जो भी चीज़ हो, चाहे क्विक शिफ्टर हो, ऑटो ब्लिपर हो, यानी गियर अप हो या गियर डाउन हो, ये बहुत ही अच्छे फीचर रहते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं कि आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ओवरऑल जब आप ड्रैग कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा
इसके अंदर जो एक और अच्छी चेंज की थी वो इसका एयरबॉक्स का साइज़ चेंज किया था। 5th जनरेशन में जो एयरबॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा किया था उन्होंने, और एयर फिल्टर का साइज़ भी बड़ा किया था। अब एयर फिल्टर का साइज़ और एयरबॉक्स दोनों बड़ा करने से हुआ ये कि बाइक के अंदर जो एयर है वो ज़्यादा पास ऑन होती है, तो इंजन जो है वो ज़्यादा फ्यूल उसके साथ इंजन के अंदर इंसर्ट करता है और ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट होते हैं। और एक और चेंज अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो है कि इस बाइक में 8 फ्यूल इंजेक्टर्स थे। 8 फ्यूल इंजेक्टर्स इस बाइक के अंदर जो है वो यूज़ किए गए थे। 4 जो हैं वो इसके एयरबॉक्स के अंदर ही माउंटेड है और 4 जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है जहाँ पर होते हैं थ्रोटल बॉडी के नीचे जहाँ पे वो लगे होते हैं, या थ्रोटल बॉडी के अंदर जहाँ पे भी आप समझ लें। तो लोअर इंजेक्टर्स बोला जाता है जो थ्रोटल बॉडी में होते हैं, और अपर इंजेक्टर्स बोला जाता है जो एयर बॉक्स के अंदर माउंट होते हैं। अब इनका फ़ायदा मेन जो है वो ये है। अच्छा, इसके साथ पहले मैं आप फ़ायदा बताने से पहले एक और बात बताता चलूँ जो इसके साथ ही उसका कंसर्न बनता है, वो है इसका एयर बॉक्स का फ्लैप। इस बाइक की नोज़ के आगे जहाँ से एयर इनटेक होता है, दोनों लाइट्स के बीच में जो स्पॉट है जहाँ से एयर अंदर आती है, उसके अंदर एक फ्लैप लगा हुआ है। वो फ्लैप जो है वो मोटराइज कंट्रोल है और वो खुलता बंद होता है। अब वो खुलता बंद होता है तो वो एयर का इनटेक जो है कंट्रोल कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, यानी बाइक ने उसको खुद ही यूज़ करना है हवा का प्रेशर कम या ज़्यादा करने के लिए। मतलब अगर वो बाइक उसको पूरा बंद कर देगी तो हवा रुक जाएगी, थोड़ा सा खोलेगी तो हवा थोड़ी अंदर आएगी, पूरा खोल देगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में अंदर आएगी। अब इसका फ़ायदा जो है वो कावासाकी ने कैसे उठाया वो ये है कि सॉरी, इसका फ़ायदा कावासाकी ने ऐसे उठाया कि 8 फ्यूल इंजेक्टर्स जो हैं वो उसमें से 8 एट अ टाइम काम नहीं कर रहे थे। अपर और लोअर सेपरेटली जो है उसके फ्यूल मैप इंस्टॉल्ड हैं। तो जब आप बाइक लो आरपीएम में चला रहे हैं या क्रूज़ कर रहे हैं तो आपके सिर्फ 4 इंजेक्टर्स काम करेंगे, 4 नहीं करेंगे। और उस सूरत में जो आगे वाला फ्लैप है वो थोड़ा सा अपने आप को बंद करके हवा जो है वो थोड़ी कम कर देगा इंजन के अंदर जानी। अब हवा कम होगी और जो 4 इंजेक्टर्स काम नहीं कर रहे तो ओवरऑल फ्यूल और एयर रेशो जो है वो लो क्वांटिटी में इंजन के अंदर जाएगा और आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिल जाती है। आप अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकें तो ये एक साइन आ रहा है यहाँ पे अभी इस टाइम, ये फ्यूल इकोनॉमी का साइन है। अगर आप लो आरपीएम में क्रूज़ कर रहे हो बाइक को तो ये फ्यूल इकोनॉमी जो है इसका साइन आना शुरू हो जाता है कि आप इकोन मोड में इस टाइम एक तरह के इसको राइड कर रहे हैं। जैसे ही आप थ्रोटल वाइड ओपन करते हैं तो 8 के 8 इंजेक्टर्स जो हैं वो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, और फ्लैप जो है सामने एयर बॉक्स के अंदर, एयर बॉक्स के आगे जो फ्लैप इंस्टॉल है वो पूरा ओपन हो जाता है और एक सारी की सारी हवा बाइक के अंदर जाने देता है और बाइक जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल से निकलता है। अच्छा, इस सारे सिस्टम में अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई लैग होगा कि मतलब बाइक को आपने थ्रोटल दी तो बाइक ने फ्लैप ओपन करने में थोड़ा टाइम लगाता है या 8 इंजेक्टर्स काम करने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। इतना स्मूथ और इतना रिस्पॉन्सिव है ये सारा सिस्टम कि आपको फील भी नहीं होता कि आपकी बाइक इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कंट्रोल कर रही है ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर इसके ECU की बात करें तो इसका ECU जो है वो वेरिएबल फ्यूल की रेशो देने की सलाहियत रखता है, यानी कि वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट करता है, ऑटो ट्यून करता है। अगर आपको पता हो पावर कमांडर के बारे में तो पावर कमांडर के साथ एक सेपरेट मॉड्यूलर भी मिलता है जिसको ऑटो ट्यून बोला जाता है। कुछ लोग वो भी मंगवा के लगाते हैं पावर कमांडर के साथ। वो करता ये है कि वो आपके ECU को जो पावर कमांडर है उसको ऑटोमेटिकली ट्यून करता रहता है। एक फ्यूल मैप तो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको भी वो थोड़ा सा ऑटो ट्यून करता रहता है उस रेशो से जो आप उसके अंदर डालते हैं कि 5% या 10% अप एंड डाउन वो ऑटो ट्यून कर सकता है। तो वो उस लिहाज से जो भी फिगर आपने उसको 5% या 10% दी हो तो वो उतनी फिगर के अंदर उसके मैप्स को अप डाउन करने की सलाहियत रखता है। सेम इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट कावासाकी ने इस बाइक के अंदर भी जो अपना ECU है उसको ऑटो ट्यून की ऑप्शन दी हुई है। तो बाइक के अंदर जो स्टॉक फ्यूल इंस्टॉल्ड है
और एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जो ऑक्सीजन सेंसर है, ये दोनों मिलकर इस बाइक के लिए थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून करते रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बोश का IMU यूज़ किया गया था, जो 6 एक्सिस बेस कंट्रोल है। IMU जो है ये बेसिकली आप इसको दिमाग समझ लें, सारे इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर जो भी बाइक के अंदर आपके हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फ़ीचर हैं, उन सब का दिमाग होता है ये। और इतनी जल्दी काम ये कर रहा होता है कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करें उससे पहले ही ये काम कर चुका होता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स सपोज मेरी बाइक के टायर ठंडे हैं और मैंने थ्रोटल दी, तो आपको पता है कि ठंडा टायर जो है, और अगर आप थ्रोटल एकदम वाइड ओपन करते हैं तो वो स्किड करता है पीछे से। तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल इतना रिस्पॉन्सिव है कि जैसे ही आप टायर जो है वो स्किड करता है, इससे पहले कि आप उसको कंट्रोल करें, आप थ्रोटल अपनी बंद करें, रेस को थोड़ा कम करें, उससे पहले ही बाइक उसको कंट्रोल कर चुका होता है। ये सारे काम जो हैं ये IMU परफॉर्म कर रहा होता है। और ये 6 एक्सिस बेस कंट्रोल IMU इन्होंने बोश का यूज़ किया था और बहुत ही फास्ट काम करता है ये। इसी ने आपका ABS, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल और स्टेबलाइज़र, जो स्टेबलाइज़र है इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी इलेक्ट्रिक है। तो सारा कुछ जितने भी इलेक्ट्रिक फ़ीचर जो हैं ये सब IMU आपका कंट्रोल कर रहा होता है। और बहुत फास्ट है इस बाइक का IMU, बहुत जल्दी जो है वो आपके लिए डिसीजन लेता है। अच्छा, बाइक की परफॉर्मेंस जो है उसके साथ साथ मैटर करता है उसका ब्रेक सिस्टम, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बाइक में कावासाकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए थे। और ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर और ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर, ब्रेम्बो का राउटर यूज़ किया था उन्होंने। तो कंप्लीट ब्रेक सिस्टम क्या होता है और आप इसको किस तरह अपडेट कर सकते हैं, ये मैं आपको एक किसी व्लॉग में पूरा डिस्कस करूँगा आपसे। लेकिन इस बाइक की ब्रेक्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। मास्टर सिलेंडर, राउटर और कैलिपर, तीनों चीज़ें जो है वो ब्रेम्बो की हैं। अब बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो 2016 में शोवा कंपनी जो है उन्होंने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, बैलेंस फ्री फोक्स, BFF जिसको कहा जाता है, बैलेंस फ्री फोक्स। और शोवा का यूँ समझ लें फ्लैगशिप सस्पेंशन थी ये, और कावासाकी ने 2016 में अपनी इस बाइक में वो यूज़ की थी। बैलेंस फ्री फोक्स किस तरह स्पेशल होते हैं और ZX10R उसकी वजह से क्यों स्पेशल है, ये भी मैं आपसे किसी सेपरेट व्लॉग में डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि फोक्स शॉक्स जो है इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग है, उसका क्या मतलब होता है, और कौन सी सेटिंग से आप क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं और अपनी बाइक को कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत घबराते हैं, सस्पेंशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। और ना ही मेरा ख्याल है 80 से 90% मैकेनिक्स जो हैं उनको भी नहीं पता होना कि सस्पेंशन के अंदर जो चीज़ें हैं उनका नाम क्या है, उनको छेड़ने से होता क्या है। तो डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। तो और किसी ऐसे बंदे को ढूंढकर आप जिसको इसकी नॉलेज हो, उससे आप इसको चेंज अपने वेट के लिहाज से, अपने राइडिंग स्टाइल के लिहाज से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उससे आपकी बाइक की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है और बाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो गाइस इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस थी, कावासाकी ने बहुत सारी चेंजेस की थी। हो सकता है कुछ मैं भूल भी गया हूँ और आपको ना बता सका हूँ। एक और चेंज जो मेरे अभी भी ज़हन में आई वो था इसका इंजन की ब्रेकिंग है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन की ब्रेकिंग मतलब अगर आपने रेस दी हुई है, थ्रोटल वाइड ओपन की हुई है, बाइक स्पीड में जा रही है और आप क्लच नहीं दबाते और रेस छोड़ते हैं, तो आपको पता है कि इंजन भी एक ब्रेक पैदा करता है और बाइक आहिस्ता होना शुरू हो जाता है, उसको इंजन की ब्रेक बोलते हैं। तो इस बाइक के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास फीचर है, आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं या लो पे सेट कर सकते हैं। ऑफ़ करने से इंजन की जो ब्रेकिंग है वो नॉर्मल लेवल पर हो जाती है, और अगर आप उसको लो करेंगे तो वो ऑन करके लो पे सेट कर देते हैं तो वो उसको जितना नॉर्मल से थोड़ा सा लो ब्रेकिंग अप्लाई करती है इंजन जो है ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म कर लेता है वो अपने स्लीपर क्लच को यूज़ करते हुए करता है।
स्लीपर क्लच जो है उसको यूज़ करते हुए इंजन जो है वो बाइक जो है अपनी ब्रेकिंग, इंजन की ब्रेकिंग को कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ीचर था। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, वो फिर आपसे कभी नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर लेंगे। अभी ऑफिस आ गया मेरा, तो उम्मीद जो है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जितने भी आपको आपके दोस्त हैं और हैवी बाइक जिनको भी हैवी बाइक से प्यार है उनके साथ शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए फ्यूचर में मज़ेदार से मज़ेदार व्लॉग लेकर आते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वियर सेफ्टी गियर्स एंड स्पेशली हेलमेट, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।